आइए अब वेगअप जिंदगी में बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी ने बुधवार को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लोक निर्माण विभाग दिया गया है, वहीं दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया है। योगी ने खुद अपने पास गृह विभाग सहित 37 विभाग रखे हैं। काफी समय बाद उत्तर प्रदेश को अलग वित्त मंत्री मिला है। बरेली सीट से विधायक राजेश अग्रवाल को वित्त मंत्री बनाया गया है। शपथ लेने के 3 दिन बाद उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने पास ही रखा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को PWK के साथ साथ खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर, सार्वजनिक उद्यम विभाग दिया गया है, जबकि दूसरे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा को माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाया गया। बाकी मंत्रियों में सूर्य प्रताप शाही को कृषि, सुरेश खन्ना को संसदीय कार्य, नगर विकास और स्वामी प्रसाद मौर्य को श्रम और सेवा योजना मंत्री बनाया गया है। सतीश महाना को औद्योगिक विकास, राजेश अग्रवाल को वित्त, रीता बहुगुणा जोशी को महिला कल्याण, परिवार कल्याण और पर्यटन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया। दारा सिंह चौहान को वन एवं पर्यावरण, ओम प्रकाश राजभर को पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय दिया गया है। ब्रिजेश पाठक को विधि एवं न्याय और चेतन चौहान को खेल एवं युवा कल्याण, कौशल विकास मंत्री बनाया गया। श्रीकांत शर्मा को ऊर्जा और सिद्धार्थनाथ सिंह को चिकित्सा मंत्री बनाया गया है। मुकुट बिहारी वर्मा को सहकारिता, आशुतोष टंडन को प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्रालय मिला है। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्रियों में सुरेश राणा को गन्ना, विकास और चीनी मिले, उपेंद्र तिवारी को जल संपूर्ति, भूमि विकास एवं जल संसाधन, प्रति भूमि और स्वाति सिंह को NRI, बाढ़ नियंत्रण, कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार विभाग का कार्य आवंटित किया गया। मंत्रिपरिषद में एकमात्र मुस्लिम चेहरे और राज्य मंत्री मोहसिन रजा को अल्पसंख्यक विभाग सौंपा गया है। विभागों के बंटवारे के बाद सभी मंत्रियों पर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद से जिस तेजी से कुछ मामलों में कार्रवाई होती दिख रही है, उससे लगता है कि सभी मंत्रियों के जहन में ये बात सबसे ऊपर रही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। मंत्रालयों के बंटवारे के बाद मंत्रियों ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और राज्य में विकास और कानून व्यवस्था में सुधार की बात कही। जो कर्मचारी या अधिकारी हैं, इन्हीं के बदौलत ठीक होगा और इनका सहयोग लेकर मैं आगे बढ़ूंगा। और हम सब का दायित्व है, चपरासी, कर्मचारी, अधिकारी और मंत्री का दायित्व बनता है कि इसका आम जनमानस कैसे लाभ उठावे। इसलिए हम सब अधिकारी और पूरे परिवार का दायित्व बनता है, परिवहन परिवार का, कि आम जनमानस उससे फायदा ले। मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। महिलाओं के क्षेत्र में काम करना मेरी विशेष अभिरुचि है। महिला से बाल जुड़ा हुआ है और पर्यटन बहुत ही चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों में अच्छी चुनौतियां हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार और पूरे परिश्रम और पूरी निष्ठा, समर्पण के साथ विभाग संभालूंगा और मंत्रिमंडल का जो निर्णय है, जो भी होंगे, उसको वो पूरा किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी को परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण और पर्यटन विभाग दिए जाने पर रीता बहुगुणा ने कहा कि उनके लिए ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन वो सीएम के मार्गदर्शन में सूबे को पर्यटन में नंबर 1 बनाने के लिए काम करेंगे। हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी से रीता बहुगुणा ने की खास बातचीत। योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में रीता बहुगुणा जोशी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। महिला कल्याण, परिवार कल्याण, पर्यटन। रीता जी, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कैसे निभाएंगी? क्यों नहीं निभाएंगे भाई, अच्छे से निभाएंगे। पूरी कैबिनेट है, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग दिए गए हैं। महिलाओं के क्षेत्र में काम करना मेरी विशेष अभिरुचि है। महिला से बाल जुड़ा हुआ है और पर्यटन बहुत ही चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है, तो मुझे लगता है कि इन दोनों में अच्छी चुनौतियां हैं और अगर मैं निष्ठा से करे काम, मेहनत करी, तो इसमें अच्छा काम। पर्यटन में यूपी को कैसे ऊपर ले जाएंगे? बड़ा पीछे रहता है यूपी पर्यटन। हम लोग अपना प्लान बनाएंगे। पहली बार इस विभाग की मंत्री तो पहली बार बन रही हूँ, मुझे वक्त दीजिए, हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, प्लान बनाएंगे। केंद्र सरकार बहुत ज्यादा महत्व दे रही है उत्तर प्रदेश में पर्यटन को, तो निश्चित रूप से अब दोनों सरकारें अपनी हैं, तो इसमें अच्छा काम होगा। हमारी ये रीता बहुगुणा जोशी जिनका साफ तौर पे कहना कि चुनौतियां बड़ी है, जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन सबको वो निभाएंगी। तो अब देखना यह है कि रीता जी के कमान में पर्यटन, महिला कल्याण, बाल कल्याण कितना आगे जाता है। कैमरामैन मन्ना के साथ खुर्रम निजामी, APN, लखनऊ।
लोकसभा में दिए अपने बयान से यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने राज्य को बदलने पर जोर दिया था और बुधवार को उन्होंने इसकी शुरुआत अपने कार्यालय यानी लोक भवन से की। योगी ने साफ सफाई पर विशेष जोर देते हुए परिसर में पान मसाले पर पूरी तरह से रोक लगा दिया। उन्होंने कार्यालय के निरीक्षण के दौरान गंदगी को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सत्ता परिवर्तन के बाद अब योगी सरकार का सारा जोर व्यवस्था परिवर्तन पर है। कामकाज में ईमानदारी से लेकर साफ सफाई पर भी सरकार का जोर है। आदित्यनाथ योगी ने मुख्यमंत्री आवास के पंचम तल पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। वो सीढ़ियों से चढ़कर पंचम तल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हर कमरे का जायजा लिया। उनकी सरप्राइज विजिट से अधिकारी हलकान रहे और उनमें हड़कंप मच गया। योगी सरकार ने लोक भवन के अंदर सभी अधिकारियों के पान गुटखा खाने पर रोक लगा दी है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने निर्देश दिया है कि पूरा स्वच्छ वातावरण और स्वस्थ वातावरण यह एनेक्सी का भी रहे और प्रदेश का भी रहे। परिवर्तन जो हुआ है वो दिखाई देना चाहिए। करीब घंटे भर तक एनेक्सी भवन में आदित्यनाथ योगी ने सफाई का जायजा लिया, जिसके बाद पान गुटखे पर बैन लगाया गया। वो ऑफिस में जगह जगह घूमे, बिजली के उलझे तारों पर हिदायत दी तो गंदे वॉश बेसिन और रद्दी के ढेर की तरफ बड़ी फाइलों पर भी नाराजगी जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। यूपी में अधिकारी अब बीजेपी के लोक संकल्प पत्र के मुताबिक काम कर रहे हैं। बीजेपी के घोषणा पत्र में जिन मुद्दों पर बात की गई थी, अधिकारी उन्हें जमीन पर उतारने में जुट गए हैं। इसी क्रम में देश के 11 जिलों में जहां एंटी रोमियो दल का गठन हो गया है, तो वहीं पुलिस भी सड़कों पर उतरकर असामाजिक तत्वों और मंचलों पर नकेल कसने लगी है। राजधानी लखनऊ और गोरखपुर समेत कई जिलों में पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। योगी के कमान संभालने के साथ ही बीजेपी के संकल्प पत्र पर अमल शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ समेत 11 जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड बना दी गई है। पुलिस की यह विशेष टीम महिलाओं और लड़कियों से छेड़खानी करने वाले मंचलों पर नजर रखेगी। इसका असर भी दिखाई देना शुरू हो गया है। लखनऊ, मेरठ और झांसी, जौनपुर समेत कई जिलों में पुलिस ने ऐसे कई मंचलों की खबर ली। मेरठ में पुलिस ने स्कूल और कोचिंग सेंटरों के पास विशेष अभियान चलाया। वहां आसपास घूम रहे कई लड़कों को हिदायत दी गई। लड़कियों को कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, मतलब कॉलेज जाते टाइम या जाते टाइम कुछ भी ऐसा होता है, हम जाते हैं रास्ते में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा होना चाहिए। जो पुलिस ने वो बहुत अच्छा किया है। थाना क्षेत्र में जितने सारे हमारे कॉलेजेस हैं, इन सभी कॉलेजेस पे हम लोगों ने आज चेकिंग अभियान चलाया है। पर्पस केवल इतना है कि जो महिलाएं यहाँ पे कुछ एम्प्लॉइज हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, इनको एक सुरक्षा का भाव फील हो और हम लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं कि महिलाओं के प्रति कोई किसी तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। एंटी रोमियो दल की अगुवाई इंस्पेक्टर रैंक का पुलिसकर्मी करेगा। राजधानी लखनऊ में भी पुलिस ने ऐसे असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हजरतगंज में पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरती जो महिलाओं से छेड़खानी कर रहे थे। ये जो लड़कियों के स्कूल हैं, तो प्राय देखा गया कि छुट्टियों के समय वहाँ पर कुछ ऐसे लड़के जो रहते हैं, जो बाहर के होते हैं, स्कूल में पढ़ने वाले नहीं होते, बैठे रहते हैं अनावश्यक रूप से छेड़खानी कर। कई बार ये लोग छेड़खानी भी करते हैं, बदतमीजियां करते हैं। इनके खिलाफ आज चेकिंग की गई थी। झांसी में भी एंटी रोमियो टीम का असर दिखाई पड़ा। यहाँ ऐतिहासिक और सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। मौके पर मौजूद लड़के लड़कियों में से कईयों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। जिन लड़कों को हिरासत में लिया गया, पुलिस ने उनके परिवार वालों को बुलाकर उनकी हरकतों के बारे में आगाह किया। इस टीम का नाम है कि हमारा एक ड्राइव है, इसे बोलते हैं एंटी रोमियो ड्राइव, और ये झांसी में आने वाले दिनों में जारी रहेगा। और ये हम सिर्फ ऐतिहासिक इमारतों में या पार्कों पर ही नहीं करेंगे, स्कूल कॉलेजेस के पास भी छुट्टी के समय हम इस तरह की ड्राइव्स करेंगे ताकि महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ होने वाली छेड़खानियों को रोका जा सके। पुलिस के इस एंटी रोमियो अभियान से स्कूल कॉलेजों के बाहर भगदड़ मच गई। पुलिस की इस कार्रवाई को खासकर महिलाओं और लड़कियों की ओर से खासा समर्थन मिल रहा है। अभियान के दौरान सड़क के किनारे, स्कूलों और सार्वजनिक जगहों पर खड़े होकर महिलाओं पर छीटाकशी करने वाले मंचलों को पकड़ने की कार्रवाई की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
नई सरकार ने जोर शोर से कामकाज शुरू कर दिया है। प्रशासन हरकत में आ गया है। चुनावी वादे के मुताबिक बूचड़खाने पर कार्रवाई, एंटी रोमियो दल का गठन, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर योगी खुद पहल कर रहे हैं। माना जा रहा है कि यूपी में भी योगी गुजरात और बिहार की तर्ज पर शराबबंदी लागू कर सकते हैं। साथ ही रोजगार उपलब्ध कराने पर सरकार का जोर रहेगा। आदित्यनाथ योगी ने संसद में अपने विदाई भाषण में संकेत दिया था कि यूपी में बहुत सी चीजें बंद होने वाली हैं। सीएम योगी के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अवैध बूचड़खानों पर योगी सरकार ने सबसे पहले चोट की है। रविवार 19 मार्च को योगी ने सीएम पद की शपथ ली और सोमवार से ही अवैध बूचड़खाने बंद करने की कार्रवाई होने लगी। वाराणसी से लेकर कुशीनगर, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा और मेरठ जैसे तमाम शहरों में अवैध बूचड़खानों पर प्रशासन का डंडा चला है। बीजेपी ने महिला सुरक्षा को अपना चुनावी मुद्दा बनाया था। हर मंच से योगी समेत बीजेपी नेता महिला सुरक्षा की बात करते नजर आए हैं। संकल्प पत्र में बीजेपी ने महिलाओं को छेड़खानी से बचाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का वादा किया था और अब 11 जिलों में ये दस्ता बना दिया गया है और कई जगह कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से छेड़खानी करने वाले मंचलों की धरपकड़ की गई। यूपी में सांप्रदायिक दंगे रोकना भी बीजेपी का चुनावी मुद्दा रहा। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर खुद योगी आदित्यनाथ ने तत्कालीन सपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। लोकसभा में अपने आखिरी भाषण में भी योगी ने दंगों पर बात रखी। योगी ने सदन को आश्वस्त किया कि बीजेपी के शासनकाल में यूपी दंगा मुक्त प्रदेश बनेगा। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान कई ऐसे मौके आए जब पीएम मोदी ने थानों को समाजवादी पार्टी कार्यालय करार दिया। मोदी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने पुलिस पर सपा नेताओं के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। साथ ही बेकसूरों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करने के भी आरोप लगे। यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। खासकर समाजवादी पार्टी सरकार पर कानून व्यवस्था न संभाल पाने का आरोप लगा था। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने निवर्तमान अखिलेश सरकार पर गुंडागर्दी और अपराध पर लगाम कसने में नाकाम होने का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। योगी चुनाव प्रचार के दौरान भी गुंडागर्दी को यूपी से खत्म करने का दावा करते रहे हैं। सीएम पद की शपथ लेने से पहले ही योगी ने डीजीपी के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में योगी ने शपथ ग्रहण समारोह में किसी भी प्रकार की हुड़दंग को रोकने के सख्त आदेश दिए थे। योगी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश और पीएम मोदी के सपनों का प्रदेश बनाने का आश्वासन दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि गुजरात मॉडल को यूपी में लागू किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यूपी में भी योगी गुजरात और बिहार की तर्ज पर शराबबंदी लागू कर सकते हैं। बता दें कि शराबबंदी के लिए पीएम मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सार्वजनिक मंच से प्रशंसा की थी। योगी ने सदन में कहा कि यूपी को विकास की राह पर ले जाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि यूपी में इतना विकास होगा कि वहां के नौजवानों को अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यूपी में चुनावी रैलियों के दौरान अवैध खनन का मुद्दा उठा चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी के आदर्शों पर चलने का दावा करने वाले योगी आदित्यनाथ अवैध खनन पर चोट कर सकते हैं। अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति पर घोटाले के आरोप लगे थे। रजत मिश्रा, एपीएन। तो यहाँ पर अब हम जुड़ते हैं हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी के साथ, जो लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। और मंत्रिमंडल का जिस तरह से विभागों का वितरण किया गया है उसको लेकर किस तरह की बातें निकल के सामने आ रही, प्रतिक्रियाएं निकल के सामने आ रही है और अब विकास की गति में कितनी गति मिलेगी विकास को, ये भी इस पर भी हम चर्चा करेंगे। खुर्रम, विभागों का वितरण यहाँ पर हो चुका है, तमाम मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात उम्मीदों के मुताबिक जो विभागों की अपेक्षा की जा रही थी वो सब बांट दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, अब विकास को कितनी गति मिलेगी, यहाँ कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विभाग वितरण पर? देख, कल रात कल देर शाम विभागों का वितरण हुआ था। उसके बाद सारे मंत्री, जिस वक्त विभागों का अनाउंसमेंट हुआ उस वक्त सारे मंत्री या यूं कहीं तकरीबन सभी मंत्री लोक भवन मौजूद थे और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के साथ बैठक कर रहे थे। लेकिन जो सबसे खास बात है ये कि स्वाति थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा 8 विभाग मिले हैं। तो वहीं अगर हम बात करें मोहसिन रजा को तो आईटी और मुस्लिम वक्फ मंत्री बनाया गया है, सिद्धार्थ नाथ सिंह को चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, श्रीकांत को ऊर्जा मंत्री बनाया गया है। तो तमाम तरीके की बातें होम उन्होंने प्रिपेयर रखी है। और योगी आदित्यनाथ जो अब तक देखा जाता था कि जो मुख्यमंत्री होता था वो आधे से ज्यादा विभाग का निपात रखता था, तो ऐसा फिलहाल देखने को नहीं मिला है। आदित्यनाथ योगी के पास
इतने सारे विभाग नहीं इसको हैंडल ना कर सके। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें थोड़ी दिक्कत जरूर है कि जूनियर सीनियरिटी का वो मतलब नहीं रखा गया है और काफ़ी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन भविष्य की बात है। लेकिन फिलहाल जो योगी मंत्रिमंडल है और खुद मुख्यमंत्री योगी लगातार इस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि एक स्वच्छ प्रशासन मिले उत्तर प्रदेश को और एक ऐसी सरकार मिले जिसकी जवाबदेही हो, और यही वजह है कि तमाम चीज़ों पर उनका ध्यान है। मसलन कि एंटी रोमियो स्क्वाड जो बनाया गया था उसमें जो कमियाँ थी उस पर भी नज़र थी, और होम डिपार्टमेंट प्रमुख सचिव और डीजीपी को ये आदेश दे दिया जा चुका है कि जिस तरीके से सबको इस एंटी रोमियो स्क्वाड के तहत कार्रवाई की जा रही है उसको ना करें, और गौर करें कि जो सही मायने में छेड़खानी कर रहे थे उन्हीं पर कार्रवाई की जाए। यानी कि मसलन कुछ ऐसे नज़ारे कल देखने को मिले कुछ शहरों में, लखनऊ में भी, कि रिक्शे से लड़का लड़की जा रहे थे, उनको रोक लिया गया और उनको उतार लिया गया, और उसके बाद जब लड़की ने जो पुरजोर विरोध किया तब मामला संगीन हुआ, और उसके बाद समझ में आया पुलिस को और उन्होंने तुरंत ही अपने को रेक्टिफाई किया, और उसके बाद तुरंत ही सरकार ने भी रेक्टिफाई किया कि शिकायत मिलने के बाद जाइए, गौर करिए कि जिस पर आप कार्रवाई कर रहे हैं वो छेड़खानी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मसलन कोई महिला कॉलेज या महिला ऐसी जगह जहाँ महिलाएं बहुत ज़्यादा हो, वहाँ खड़ा अगर कोई फ़ोन पे बात कर रहा हो और छेड़खानी जैसे हरकतें वो ना कर रहा हो तो आप उस पर कार्रवाई करते ही ना करें, लेकिन हाँ लेकिन जो छेड़खानी कर रहा है उसको आप बख्शे भी ना। तो देखना यही होगा कि सर मंडाते ओले ज़रूर पड़े हैं, लेकिन संभल गई है सरकार पहले ही बार में, और एंटी रोमियो स्क्वाड का जो गठन हुआ था उसमें जो थोड़ी बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, अब वो सावधानी बरतनी शुरू हो गई है, उसका असर क्या होगा ये अब देखने को मिलेगा। हिमांशु। खुर्रम, बिल्कुल ये एंटी रोमियो की तो बात यहाँ पर की है, लेकिन अगर विभागों के वितरण की हम यहाँ पर बात करें कि जिस तरह से विभाग दिए गए हैं, यानी अब ये कह सकते हैं कि पहले जैसे देखा गया था अखिलेश सरकार में कि जो बजट है वो अखिलेश यहाँ पर पेश करते थे, लेकिन अब खुद बजट पेश नहीं करेंगे मुख्यमंत्री, अब उसके लिए अलग से राजेश अग्रवाल को वित्त मंत्रालय सौंप दिया गया है। तो इसके पीछे क्या कुछ लग रहा है कि क्या नीति होगी यहाँ पर आदित्यनाथ योगी की? देखिए, राजेश अग्रवाल को वित्त मंत्री दिया गया है, एक बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी का राजेश अग्रवाल, इससे पहले भी वो मंत्री रह चुके हैं, तो जाहिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी दिया गया है, और अब देखना यही होगा क्योंकि सारे मंत्रियों को टाइम दिया गया है अपने आप को जस्टिफाई करने का कि जो पोर्टफोलियो आपको मिला है वो आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से जो तेवर हैं मुख्यमंत्री योगी के, वो साफ बताता है कि अगर आपको जिम्मेदारी दी जा रही है तो आपकी आप नज़र में भी हैं, यानी कि जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी पैनी निगाह उन पर होगी मुख्यमंत्री की। तो जाहिर सी बात है हर मंत्री को परफॉर्म करना होगा, हर मंत्री को इस बात का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जो जिम्मेदारी उनको मिली है वो उसके हकदार हैं कि नहीं है। अभी परफॉर्मेंस भी देखी जाएगी, कुछ जिस तरीके से कहा गया है कि फाइलों की इंडेक्सिंग होगी, ये एक बड़ी बात कही जा सकती है प्रशासन चलाने में कि जो फाइल चल रही है अगर उसकी इंडेक्सिंग होनी चाहिए और एक तयशुदा वक्त होगा, अगर उस तयशुदा वक्त में वो फाइल पूरी नहीं हो रही है, अपने मुकाम तक नहीं पहुंची, तो क्यों नहीं पहुंच रही है। अगर अधिकारी कसूरवार है तो उस पर कार्रवाई होगी, अगर मंत्री कसूरवार है तो जवाबदेही मंत्री की भी होगी। तो साफ है कि सबकी जवाबदेही तय कर दी गई है। कहा गया है कि अगर मंत्री लखनऊ में है तो घर से ना सही, घर पे ना वो कोशिश पूरी करे कि वो मंत्रालय में बैठ के अपना काम करे। यानी कि अब जो मंत्री हैं, जो पिछली सरकारों में देखा जाता था कि जो मंत्री होते थे वो अपने घर से बैठकर मंत्रालय चलाया करते थे, लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल लग रहा है क्योंकि योगी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर आप लखनऊ में हैं और आप मंत्री हैं तो आप अपने ऑफिस में आकर वहां से पूरा काम करें। और साथ में शक्ति खुर्रम, ये भी शक्ति काटेंगे खुर्रम, शक्ति यहाँ पर भी देखी गई है कि आधा घंटा कम से कम ये सुनिश्चित करने में लगाएं कि आप अपने ऑफिस परिसर को कैसे स्वच्छ बना सकते हैं, और एक ये भी अपील करी है कि पुराने नेताओं की तरह, पुराने मंत्रियों की तरह आचरण ना करें और हूटर का इस्तेमाल ना करें। इस तरह की बातें निकल के सामने आई हैं, तो स्वच्छता को लेकर काफी जोर यहाँ पर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए स्वच्छता मिशन की हम बात करें तो मुख्यमंत्री माफ करिएगा प्रधानमंत्री मोदी जो है ये उनका एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, और जिस तरीके से उन्होंने क्लीन इंडिया की जो ड्राइव चला रखी है उसका असर अब उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। योगी उसको आगे ले जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरीके अति महत्वाकांक्षी योजना जो हमारे प्रधानमंत्री की है वो हर मंत्री उसको आगे ले जाए, यानी कि उनका जो दफ्तर है वो साफ सुथरा है कि नहीं, इस पर ध्यान रखें। खुद योगी एनेक्सी में लगातार घूमे थे और उन्होंने इस बात को देखा था कि जगह जगह गंदगी देखने को मिली थी, तो उसके बाद उन्होंने आदेश दिया था कि गुटखा सारे सरकारी दफ्तरों में बैन कर दिया था, यानी कि पान मसाला गुटखा अब सरकारी दफ्तर में अगर आप खा नहीं सकेंगे। दूसरी बात यह है कि जो मंत्री हैं जब अपने दफ्तर आए तो इस बात को भी देखिए, इसका फायदा दूसरा भी देखिए, अगर वो घूम करके इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि साफ है कि नहीं,
तो इस बात की उनको जानकारी हो जाएगी कि जो उनके मताहत हैं वो दफ्तर में मौजूद है कि नहीं। होता ये था कि मंत्री आता था, सीधे कमरे जाकर बैठ जाता था, और जब वो किसी मताहत को बुलाता था तो मालूम होता था कि मताहत अभी दफ्तर आया ही नहीं है, तो काम में दिक्कत होती थी, काम ठीक से हो नहीं पाता था। तो एक पंथ दो काज हो जाएगा, यानी कि स्वच्छता भी देखी जा सकेगी और सारे मताहतों को ये मालूम होगा कि अगर उनका मंत्री दफ्तर का मुआयना कर रहा है तो उनका होना लाजमी है। बिल्कुल खुर्रम, ये सारी सख्ती तो यहाँ पर जो बरती गई है, लेकिन स्वच्छता ये जरूर देखने वाली बात होगी कि जो सख्ती यहाँ पर की जा रही है, जो दिशा निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं, इनका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पालन होता है, या फिर ये शुरुआती तौर पर कहा जाए कि हाँ शुरुआती तौर में ज्यादा तेजी दिखाई जा रही है, उसके बाद वही ढाक के 3-5 सब होगा, अधिकारी वही सब मनमानी करेंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी। शुक्रिया खुर्रम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और राज्य की मौजूदा हालात पर अपनी रिपोर्ट दी। उसके बाद रावत ने अमित शाह से भी मुलाकात की। उत्तराखंड की सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर हुई इस बैठक में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के मौजूदा हालातों की जानकारी पीएम मोदी को दी। उन्होंने राज्य की मौजूदा अर्थव्यवस्था के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर कोई माफी नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। उत्तराखंड को उन्होंने पूर्ण सहयोग का में अपना आशीर्वाद दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुताबिक केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को पूरा सहयोग देने का वादा किया है। शहरी विकास मंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने, सभी ने पूर्ण सहायता का वचन दिया है कि उत्तराखंड को हमको पूर्ण विकसित राज्य बनाना है। उसके लिए उनका विभाग जो कुछ भी कर सकता है वो सब कुछ करेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनकी सरकार उत्तराखंड की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी और हर उस वादे को पूरा करने का प्रयास करेगी जो उसने राज्य की जनता से किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी विध्वंस मामले में आज सुनवाई की जाएगी। इस मामले में बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती आरोपी हैं। बीते दिन न्यायमूर्ति पीसी घोष की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि गुरुवार को एक उचित पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। इस पीठ में न्यायमूर्ति घोष और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन शामिल होंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। स्वामी ने कहा, अगर आपसी बातचीत से मंदिर बनने का रास्ता साफ नहीं होता तो राज्यसभा में बहुमत आने के बाद सरकार इसे लेकर कानून बना सकती है। उनके बयान पर विपक्ष ने गहरी नाराजगी जताई। विपक्ष ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया है। राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की आपसी सुलह की पेशकश के बाद सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मुस्लिमों को सरयू नदी के पार मस्जिद का प्रस्ताव उनका मान लेना चाहिए, नहीं तो 2018 में जब राज्यसभा में बीजेपी का बहुमत होगा तो कानून बनाकर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ कर दिया जाएगा। तो हम ऑफर दे रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज के लिए कि आप मस्जिद सरयू नदी के उस पार बना लीजिए और हम यहाँ मंदिर बना लेते हैं, और ये नहीं मानेंगे तो फिर हम कोर्ट में बहस करेंगे और 2018 को हमारी बहुमत होगी राज्यसभा में और उस तक फैसला नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर हम जाकर राज्यसभा से विधेयक पास कर देंगे और पास करके वहां राम मंदिर बनाएंगे। स्वामी का बयान आने की देर थी कि इस पर सियासत शुरू हो गई। सत्ता पक्ष ने जहां इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी तो वहीं विपक्ष ने इस बयान पर हमला बोल दिया। सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट करना और ये कहना इस बात का सबूत है कि सबसे पहले उनको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। इनका पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया कि वो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि आपसी समझौते से इसका हल निकल सकता है, निकल जाना चाहिए और अब निकाला जाना चाहिए। कोर्ट की राय सही है। लेकिन सुब्रमण्यम बोल रहे हैं कि अगर आपसी सहमति से बात नहीं बनी तो हम मैं अपनी बात कह रहा हूँ। राम मंदिर का मुद्दा 1979 के बाद अपने उफान पर था। इस मुद्दे से देश की राजनीति प्रभावित होती रही है। हिंदू संगठनों का दावा है कि अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली को तोड़कर 16वीं शताब्दी में बाबरी मस्जिद बनी थी। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिरा दिया गया था।
ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। जहां महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष ने किसानों की कर्ज माफी की मांग को लेकर हंगामा किया, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में सूखे की स्थिति पर दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा समेत 10 राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में तलब किया है। कोर्ट ने सभी सचिवों को 26 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सहित 10 राज्यों के मुख्य सचिवों को कोर्ट में तलब किया। कोर्ट ने कई राज्यों में सूखे की स्थिति पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सभी सचिवों को 26 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि बताना होगा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सूखे प्रभावित लोगों को सहायता देने के आदेश का पालन क्यों नहीं किया। कोर्ट ने मुख्य सचिवों को हलफनामा दायर करने को भी कहा है और बताने के लिए भी कहा कि सूखा प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। इस नोटिस में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड और बिहार के मुख्य सचिव शामिल हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सूखा राहत फंड बनाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने सरकार से ये भी कहा कि सूखे के हालात से निपटने के लिए सूखा राहत आपदा फंड बनाया जाना चाहिए। स्वराज अभियान की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सख्त निर्देश दिए थे। कोर्ट ने सरकार से ये भी कहा कि सूखे के हालात से निपटने के लिए सूखा राहत आपदा फंड बनाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। उत्तराखंड में जहां मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और विधानसभा चुनाव के नतीजे आए 10 दिन से ज्यादा का वक्त गुजरने के बाद भी हालात ये है कि अभी तक मंत्रिमंडल का बंटवारा नहीं हुआ है। मंत्रिमंडल बटे बिना ही कई मंत्री अधिकारियों की बैठक भी लेने लग गए हैं, जिससे साफ नजर आता है कि कैबिनेट मंत्री हाईकमान को दिखाना चाहता है कि उसे कौन सा विभाग चाहिए, लेकिन हाईकमान किसे कौन सा विभाग देता है ये जरूर देखने वाली बात होगी। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हमारे सहयोगी योगेश के पास। योगेश, विभागों के बंटवारे नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी जो कैबिनेट मंत्री विभागों की बैठक ले रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों चल रहा है? जी, बीजेपी जिस तरह से एक बड़ी जीत के साथ विधानसभा में पहुंची है, 57 विधायक उनके विधानसभा में हैं, वहीं जो उन्होंने मंत्रिमंडल भी बांट दिया है, मंत्रिमंडल में भी 9 मंत्री, मुख्यमंत्री सहित 10 जो हैं मंत्रिमंडल में मंत्री के शपथ भी ले चुके हैं। वहीं जब बात करते हैं हम कि अभी विभाग की, तो विभाग नहीं बांटे गए हैं, लेकिन कई सारे जो मंत्री हैं, चाहे हम हरक सिंह रावत की बात कर लिया, फिर अन्य की बात करें, सुबोध उनियाल भी उनमें आते हैं, जिन्होंने कि जिनको विभाग अभी तक नहीं मिला है, लेकिन वो फिर भी जो है अभी से ही कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक लेने लगे हैं। तो इससे साफ तौर पर नजर आता है कि कितना मतभेद जो है अंदर चल रहा है बीजेपी के, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे एक अच्छा विभाग मिले। तो विभाग अभी तक जब बटा नहीं है, तो उससे पहले ही वो विभागों के अधिकारियों के साथ जिस तरह से बैठक ले रहे हैं, तो उससे साफ तौर पर नजर आता है कि बहुत कुछ चल रहा है बीजेपी में अंदर ही अंदर। और विभाग हर कोई चाहता है, हर मंत्री चाहता है कि उसे बिल्कुल ये जरूर देखना होगा कि अब आगे इसमें क्या होता है, क्योंकि हर कोई विभागों के वितरण के अभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी अपनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं और बैठक ले रहे हैं। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि अभी तक विभागों का वितरण नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर बैठकों का दौर जारी है और बताया जा रहा है कि हाईकमान पर यहां पर मंत्रियों की नजरें टिकी हुई हैं, विभागों पर माथापच्ची यहां पर जारी है। और वहीं धनबाद में बीते दिनों पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेसी नेता नीरज सिंह के साथ हुई 4 लोगों की हत्या के बाद पूरे राज्य में सनसनी फैल गई है। एक तरफ जहां विपक्ष इस घटना को देखते हुए सरकार पर निशाना साध रही है और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है, तो दूसरी तरफ मृतक नीरज सिंह के परिवार और उनके कार्यकर्ताओं ने घटना की सीबीआई जांच की मांग करते हुए आज पूरा धनबाद बंद का आह्वान किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हमारे सहयोगी रफी सामी के पास। रफी, किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं और जिस तरह से जो हत्या हुई है, बीच सड़क पर डिप्टी मेयर की हत्या कर दी गई है, इसको लेकर क्या माहौल इस वक्त बना हुआ है प्रदेश में? जैसा कि बीते दिनों झारखंड के धनबाद में
धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर और कांग्रेसी नेता नीरज सिंह की जो ताबड़तोड़ गोली मार करके हत्या हुई है, उसे लेकर के पूरे राज्य भर में सनसनी फैला हुआ है। पूरे राज्य भर में कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है और लगातार राज्य भर के लोग, हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के साथ साथ राज्य भर के लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था राज्य में चरमराई हुई है, जिस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, इसे रोके सरकार और इस पर जल्द अंकुश लगाए। साथ ही साथ पूरे धनबाद में इस घटना को लेकर के आक्रोश बना हुआ है और इस घटना को लेकर के सीबीआई जांच की मांग की है, जिसके तहत आज धनबाद बंद का आह्वान किया है। नीरज सिंह के कार्यकर्ता जो है वो और उनके परिवार इस घटना को लेकर के सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं और जिसके मद्देनज़र आज धनबाद बंद का आह्वान किया है। और लगातार ये बातें की जा रही है कि जिस तरह से ताबड़तोड़ गोली चला करके अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है जिस पर प्रशासन को सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और पर से जल्द इस हत्याकांड का खुलासा करना चाहिए। तो पूरी तरह से घटना को लेकर के पूरे राज्य में सनसनी फैल गई है। विपक्ष जहां इस घटना को लेकर के सरकार के खिलाफ निशाना साध रहा है और लगातार सरकार पर आरोप लगा रहा है कि जब से राज्य बिल्कुल ये आरोप प्रत्यारोपों का दौर कितना चलता है ये देखना होगा और इस पर कोई हल निकलता है कि नहीं, ये भी सभी की नजरें इस पर टिकी होंगी। शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए। वहीं बढ़ते हैं आगे। दिल्ली कॉरपोरेशन की सुस्ती के किस्से हजार हैं और इसी का जीता जागता नमूना एक बार फिर सामने आया है। दिल्ली के नीति आयोग के पास डीटीसी की बस खराब हो गई और फिर घंटों बीत गए लेकिन किसी ने सुध नहीं ली। डीटीसी का कोई नुमाइंदा मौके पर नहीं पहुंचा। कई घंटे बीत गए लेकिन मजाल है कि विभाग का कोई भी संबंधित कर्मचारी नीति आयोग के पास पहुंचा हो और डीटीसी की खराब बस की सुध ली हो। इसमें बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने ट्वीट करके हालात को लोगों के सामने रखा और वीडियो भी अटैच किया। इस ट्वीट को मनोज तिवारी के एपीएन के ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया। मनोज तिवारी ने लिखा @APN न्यूज इंडिया, ये डीटीसी की बस नीति आयोग के सामने ब्रेक डाउन हो गई है। घंटों बीत गए, कोई नहीं आया। और अरविंद केजरीवाल से ये कहा भी कि अरविंद केजरीवाल जी बस हटवाइए। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली के वर्तमान पार्षदों के साथ बैठक की। बैठक एमसीडी चुनाव में नए चेहरों को मौके देने के लिए की गई। बीजेपी के ऐलान के बाद मनोज तिवारी ने कहा कि पार्टी के अंदर नेता कार्यकर्ता अपनी बात रख सकते हैं। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता। 25 तारीख को होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद उन्होंने टिकट वितरण की बात कही। बीजेपी में दावेदारों की ज्यादा संख्या को उन्होंने बीजेपी के लिए अच्छा बताया। इस बीच मनोज तिवारी नगर निगम चुनाव के काम से फुर्सत के क्षणों में क्रिकेट का लुत्फ उठाते नजर आए। क्रिकेट को उन्होंने स्ट्रेस दूर करने का सबसे अच्छा उपाय बताया। मनोज तिवारी क्रिकेट के शौकीन हैं और अपने कॉलेज के समय से काफी क्रिकेट खेला भी है। 25 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पंच परमेश्वर से बात करेंगे। हमारे लगभग 1 लाख लोग रामलीला मैदान में होंगे। हम आप सभी उनको देखेंगे। सबसे उच्च पद पे बैठा हुआ, सबसे अंतिम पदान पे बैठे हुए कार्यकर्ता से बात करेगा और उसके बिहान 26 तारीख तक हमारा एक सर्वे है जो पूरा होगा, जो हम सर्वे आज से शुरू किए हैं और मुझे लगता है कि 27 या 28 तारीख को आपको एक लिस्ट आएगी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर घमासान जारी है। बीजेपी, कांग्रेस और आप के बीच त्रिकोणीय संघर्ष को देखते हुए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। 15 साल से एमसीडी पर काबिज बीजेपी जहां कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस और आप की नजर भी बीजेपी को हटाकर सत्ता पाने की है। 15 साल से एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी के लिए इस बार चुनौती आसान नहीं है। हालिया दिनों में कई राज्यों में नगर निगम और पंचायत चुनाव में जीत से गदगद बीजेपी दिल्ली में हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। बीजेपी को दिल्ली में विरोधियों से कड़ी टक्कर मिलती नजर आ रही है। अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव करते हुए बीजेपी ने इस बार किसी भी पुराने चेहरे को टिकट न देने का फैसला किया है। इसे लेकर नए दावेदारों में उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद को भी अगर टिकट देने से मना किया, ये भी बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है और कार्यकर्ताओं की टीम में से ही किसी कार्यकर्ता को चुन करके जो सीट निकाल सके, क्षेत्र के अंदर जनता के बीच में रह सके, उनको भारतीय जनता पार्टी अगर लेकर आएगी तो उससे बहुत अच्छा फायदा होगा। जो दिल्ली में जैसे गुजरात में भी नए लोग आए हैं, अच्छे काम किए हैं, तो पुराने अच्छे काम किए, उसके नए आदमी और अच्छे काम करे। इसके लिए ये माननीय ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मोदी जी
और नीचे कार्यकर्ता की भी भावना को देखते हुए इस चीज़ को डिसीजन लिया गया। आलम यह है कि टिकट दावेदारों की बढ़ती संख्या के बाद बीजेपी ने अब कार्यकर्ताओं से आवेदन लेने बंद कर दिए हैं। बीजेपी इस बार दिल्ली के 13,000 से ज्यादा वार्डों में बूथ लेवल मैनेजमेंट के लिए पंच परमेश्वर अभियान चला रही है, जिसके तहत हर बूथ के लिए 5 कार्यकर्ता नियुक्त किए जाएंगे। अभी मुझे जो रिपोर्ट आई है उसमें करीब 10,500 फॉर्म आम आदमी पार्टी के पास आए हैं, लगभग 12,000 कांग्रेस के पास आए हैं और 33,000 से प्लस बीजेपी के तरफ से चुनाव लड़ने का आया है। तो रिजल्ट तो यही हो गया। एक और जहां बीजेपी एमसीडी पर कब्जा बरकरार रखने की जुगत भिड़ा रही है, तो वहीं कांग्रेस का दावा है कि इस बार एमसीडी में बीजेपी की दाल नहीं गलेगी। एमसीडी चुनावों को लेकर 24 मार्च से कांग्रेस का प्रचार अभियान शुरू हो जाएगा। इस बार कांग्रेस दिल्ली की बात दिल के साथ कैंपेन लेकर लोगों के बीच जाएगी। ये 24 तारीख फ्राइडे को हम सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक में हम लाइव करेंगे अजय माकन जी, और वो फाइनेंशियल एमसीडी को किस तरह से फाइनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम दिल्ली में अलग अलग जो फेमस स्ट्रीट फूड्स हैं उसका साथ हम स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स करेंगे, लोगों के साथ वार्तालाप करने के लिए मॉर्निंग वॉकर ग्रुप्स के साथ करेंगे, और अलग अलग बाजारों में, सब्जी मंडी में, फल की मंडी में हम दिल्ली के साथ दिल्ली की बात दिल के साथ करेंगे। हमने अपना बेंचमार्क अगर 100 सीटों का कर रखा है, तो अगर उसे नॉर्मल पार्टीज की तरह देखें तो उससे तो बहुत ही अच्छा है, परंतु हाँ दिल्ली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारा दिल्ली को लेके एक विजन है कि हमें एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है दिल्ली को, और एमसीडी से वो रास्ता जाता है। एमसीडी चुनाव में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी को आप और कांग्रेस दोनों की चुनौती से निपटना है। विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी एमसीडी पर कब्जा बरकरार रख ये दिखाने की कोशिश करेगी कि लोगों का भरोसा आम आदमी पार्टी से उठ रहा है। योगेश सोमकुंवर, एपीएन, दिल्ली। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने तीनों नगर निगम के चुनाव के मद्देनजर दिल्ली सरकार के आम आदमी मोहल्ला क्लिनिकों और आम आदमी बाईपास एक्सप्रेस बस सेवा से आम शब्द हटाने का निर्देश दिया है। आयोग ने होर्डिंग्स, बैनर्स, नेम प्लेट्स, बिल बोर्ड्स आदि से 48 घंटे के अंदर आम शब्द हटाने और उन्हें ढकने का फरमान दिया है। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगमों के चुनाव के तहत लगी आदर्श चुनाव आचार संहिता के चलते ये निर्णय लिया। पिछले दिनों दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार के आम आदमी मोहल्ला क्लिनिकों और आम आदमी एक्सप्रेस बस सर्विस के नाम से आम आदमी हटाने की मांग की थी। तमिलनाडु की राजनीति में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीते दिन चुनाव आयोग ने सत्ताधारी AIADMK चुनाव चिन्ह को जब्त कर लिया। शशिकला और पनीर सेल्वम में विवाद के चलते चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। आयोग ने दोनों ही गुटों पर पार्टी चुनाव चिन्ह का उपयोग करने पर रोक लगा दी। वहीं दोनों ही खेमे पार्टी के नाम का भी उपयोग नहीं कर सकेंगे। आयोग ने मामले में कहा कि RK नगर उपचुनाव में दोनों खेमों को अलग अलग चिन्ह दिए जा सकते हैं। बात करें पंजाब की, तो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ तल्ख रिश्तों के बीच कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू एक और विवाद में फंसते नजर आ रहे हैं। खबरों के मुताबिक सिद्धू अपनी पत्नी नवजोत कौर के साथ अपने मंत्रालय की बैठकों में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब के कैप्टन के साथ चल रही तनातनी के बीच नवजोत सिंह सिद्धू एक और विवाद में पड़ गए हैं। खबरों के मुताबिक अपने विभाग की बैठक में सिद्धू अपनी पत्नी नवजोत कौर का साथ लेकर गए। मीटिंग में न सिर्फ नवजोत कौर सिद्धू शामिल हुई, बल्कि उन्होंने तमाम अधिकारियों को ब्रीफिंग और निर्देश भी दिए। हैरानी की बात यह रही कि इस बारे में पूछे जाने पर सिद्धू ने इसे सही साबित करने की कोशिश की। मेरी घरवाली मेरे साथ चली गई, वो मेरी अर्धांगिनी है, मेरा बेटर हाफ है। तुम्हें क्या आपत्ति है? क्या आपत्ति है? वो हमेशा साथ है, मेरे दिल में रहती है। कॉमेडी शो टीवी ना छोड़ने की जिद पर अड़े पंजाब के कैबिनेट मिनिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि नवजोत कौर उनकी पत्नी है और वो हर जगह उनके साथ मौजूद रहेंगी। सिद्धू ने कॉमेडी नाइट्स विद कपिल को लेकर अमरिंदर सिंह के साथ चल रहे विवाद पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनके दोनों काम अलग अलग हैं, इनको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। पंजाब के कांग्रेस नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने भी सिद्धू का समर्थन किया। अगर कोई मिनिस्टर बनता है, उसका कोई बिजनेस है, पहले उसको कोई काम है, मंत्री बनने के बाद वो अपना काम या बिजनेस बंद थोड़ी कर देता है, वो तो चलता ही रहता है ना। तो उस नवजोत सिद्धू जी का पेशा ये है, काम ये है, एक हफ्ते में अगर वो चाहते हैं 2, 4, 5 घंटे,
तो वो तो उनको मिलने ही चाहिए। अमरिंदर सिंह सरकार में नवजोत सिंह सिद्धू को स्थानीय निकाय और पर्यटन मंत्री बनाया गया है। खबरों के मुताबिक सिद्धू को बड़ा मंत्रालय नहीं मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने अपने लिए शहरी विकास मंत्रालय की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएम। महाराष्ट्र सरकार ने हड़ताली डॉक्टरों को अल्टीमेटम देते हुए आज रात 8 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश दिया है। स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन ने कड़े शब्दों में कहा कि अगर सभी डॉक्टर आज रात तक काम पर नहीं लौटे तो उनकी 6 महीने की सैलरी कट जाएगी। दरअसल कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर लौटने के आदेश दिए थे, बावजूद इसके ये काम पर नहीं लौटे। बता दें आपको, डॉक्टरों की हड़ताल का आज तीसरा दिन है। हड़ताल की वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता कुशल पाटिल से। कुशल, पहले हाईकोर्ट का सख्त रुख और उसके बाद अब सख्त रुख यहाँ पर मंत्री जी का देखने को मिला है और उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया कि अगर नहीं लौटे तो 6 महीने की सैलरी यहाँ पर कट हो जाएगी। स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन के कड़े शब्द हैं, क्या असर देखा जाए इसका? हड़ताल का कल तीसरा दिन था। हाई कोर्ट का एक फैसला कल आना था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया क्योंकि हाई कोर्ट की हियरिंग टल गई। हाई कोर्ट की हियरिंग आज हो सकती है इस मामले में, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि कल सीजे की बेंच खाली न होने के कारण हियरिंग नहीं हो पाएगी, लेकिन आज इसकी संभावना है क्योंकि जो डॉक्टरों की एजिटेशन है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है। हमने देखा है कि अन्य शहरों के डॉक्टर भी इसमें जुड़ गए हैं। जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी इस जो स्ट्राइक में है सहभागी होने का एक निश्चय लिया है। और हमने ये भी देखा है कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इन्होंने भी जो है एक संभावना दिखाई है कि हो सकता है कि और डॉक्टर आगे आके इस चीज़ को सपोर्ट करें, क्योंकि डॉक्टरों की सिक्योरिटी एक बहुत ही अहम हिस्सा है, एक बहुत ही अहम जो है इशू है जो एड्रेस करना चाहिए। हालांकि जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर गिरीश महाजन है, इन्होंने कहा था कि अगर डॉक्टर कल शाम को 8 बजे तक अपनी ड्यूटी रिज्यूम नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि उनका मेडिकल सर्टिफिकेट कैंसिल किया जाए और उनकी 6 महीने की पगार जो है वो उन्हें नहीं मिलेगी। हालांकि ये बात सामने आई है कि मेडिकल डॉक्टर्स हाईकोर्ट के फटकार और गिरीश महाजन के जो है एक तरह से नकारात्मक रवैया को देखते हुए भी उन्होंने कहा है कि वो काम कर रहे हैं इमरजेंसी सर्विसेज में, कुछ नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन जहां तक बात उनकी सिक्योरिटी की जाए तो सिक्योरिटी में उन्हें पूरी गारंटी चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तब तक वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी बात पे मुंबई हाईकोर्ट ने भी कहा था कि ये बात से वो सहमत है कि उनकी सिक्योरिटी ज़रूरी है। और गिरीश महाजन जी ने भी कहा, जो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने भी कहा कि इस बात पे वो पहल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा गार्ड्स ऐड कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेजेस जो है वो देखेंगे और एक्स्ट्रा सीसीटीवी फुटेजेस ऐड करेंगे। तो आज जो हियरिंग होगी मुंबई हाईकोर्ट में, उसमें यह देखने की बात होगी कि जो MARD महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये दोनों जो है एसोसिएशंस, इनको किस तरह से हाई कोर्ट समझाता है कि आगे किस तरह से कदम ले, रेसिडेंट डॉक्टर्स की किस तरह से मदद करे और किस तरह से उन्हें समझाए कि आगे की प्रक्रिया किस तरह से चले, ताकि जो पेशेंट है उन्हें नुकसान ना हो और किसी भी तरह की जो है बात सामने नहीं आए, किसी भी मारपीट की बात सामने नहीं आए डॉक्टर की। तो अब ये देखते हैं कि आज हाईकोर्ट किस तरह का फैसला देता है इसमें और किस तरह से इन्हें समझाता है। बिल्कुल, ये जरूर देखने वाली बात होगी किस तरह से यहाँ पर समझाया जाता है, क्योंकि मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रिया कुशल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरठ में मीट से भरे ट्रक को पकड़ना पुलिस के लिए उस वक्त सिरदर्द बन गया जब हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में मीट का कारोबार पुलिस प्रशासन की मिली भगत की वजह से चल रहा है। वहीं पुलिस खुद को मामले में पाक साफ बता रही है। हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं, कोई किसी के दबाव में कार्य न करे, पूर्ण रूप से सब सुरक्षित हैं। उसके बावजूद पता लगा कि हाँ इस तरीके से घटना हो चुकी है, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें यह मिली थी कि इसमें ऐसा है, एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें कि मांस से भरा हुआ था। ब्रिटेन की संसद के बाहर आतंकी हमला हुआ है। ब्रिटिश संसद के बाहर एक हमलावर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए लोगों को अपनी कार से रौंद दिया। बाद में उसने संसद में घुसने की कोशिश की, तभी उसकी कार संसद की दीवार से जा टकराई। वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को फौरन मार गिराया। ये हमला जिस समय हुआ उस वक्त संसद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मैरी समेत तकरीबन 200 सांसद मौजूद थे। हमले में एक सुरक्षा कर्मी समेत 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। वहीं 10 से ज्यादा लोग पूरी तरह से
जख्मी बताए जा रहे हैं। भारत ने इस हमले की घोर निंदा की है। तो वेकअप जिंदगी में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।